नए वक्फ कानून पर मोदी सरकार ने विपक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को अपने दांव पेच से सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फंसाया है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिब्बल और सिंघवी पीएम मोदी को हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब खेल पलट गया है। मोदी सरकार ने भी करारा जवाब दिया है। नए वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष की चाल अब कामयाब होने वाली नहीं है। मुस्लिम संगठन और विपक्ष के लोग लाख कोशिश कर ले, लेकिन सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। मोदी सरकार के वकील एसजी तुषार मेहता ने सिब्बल और सिंघवी की चाल सुप्रीम कोर्ट में फेल कर दी है। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को एक बार फिर न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायिक अधिकारों के अतिक्रमण की आलोचना की और दोहराया कि संसद ही सर्वोच्च है, लेकिन फिर उनके बयान से कपिल सिब्बल तिलमिला गए। सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो देश के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है और देश हित में है। सिब्बल ने कहा है कि कानून कहता है कि न संसद सर्वोच्च है न न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। देश ने अब तक इसी तरह के कानून को समझा है। आप दर्शक क्या सोचते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर? संसद बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट? कमेंट में जरूर बताइए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे नए वक्फ कानून पर सिब्बल और सिंघवी की दाल नहीं गल रही है और कैसे सीजेआई भी सरकार की बात मानने पर मजबूर हो गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राष्ट्र हित से जुड़ी खबरों को देखने के लिए अभी कर लीजिए। नए वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन और विपक्ष के लोग कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के भरोसे हैं और ये दोनों ही वकील सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जीत दिलवाएंगे और वक्फ कानून पर स्टे लग जाएगा, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दलील रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिब्बल और सिंघवी को ऐसा फंसाया कि वो देखते रह गए। दर्शकों, वक्फ कानून को लेकर विपक्ष ने संसद में खूब अड़चन डाली है, लेकिन मोदी सरकार जहां आराम से जीत गई तो वहीं विपक्ष के भीतर खलबली मच गई और मन कुंठा से भर गया कि आखिर कैसे मोदी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गरीब मुसलमानों को उनका हक दे सकती है। लगता है कि विपक्ष को डर लग गया कि इस तरह से तो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। समझने वाली बात यह है कि अब विपक्ष के वकीलों को सुप्रीम अदालत में भी मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन आप खुद सोचिए दर्शकों कि कैसे विपक्ष देश को पीछे ले जाने के लिए मेहनत कर रही है, जबकि मोदी सरकार देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। फिर भी विपक्ष को होश नहीं आ रहा। दर्शकों, वक्फ कानून में संशोधन पर सरकार ने पहले संसद में लड़ाई जीती। इसके बाद वक्फ कानून की जंग सड़कों पर आ गई। दिल्ली से लेकर बंगाल तक विरोध की आग भड़क गई। मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि प्रॉपर्टी का भी व्यापक पैमाने पर नुकसान किया गया। वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। वक्फ संशोधन कानून पर अभी तक 2 सुनवाई हो चुकी है। तीसरी हियरिंग 5 मई 2025 को होनी है। इस मामले में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के पहले दिन सीजेआई की पीठ ने इस पर अंतरिम आदेश देने के संकेत दिए थे। अगले दिन यानी 17 अप्रैल को जब इस पर सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता की ओर से कुछ ऐसी दलीलें दी गई कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों पस्त हो गए। सीजेआई की पीठ ने अंतरिम आदेश के बजाय केंद्र को 7 दिन की मोहलत दे दी और अब केंद्र सरकार अपने जवाब से सिब्बल और सिंघवी की आफत बढ़ाने की तैयारी में है। दरअसल वक्फ संशोधन कानून पर 17 अप्रैल को दूसरी बार सुनवाई शुरू हुई तो तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को 2 प्रावधानों पर तत्काल ही आश्वासन दे दिया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं की जाएगी और वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र को 7 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दे दी है, लेकिन मुस्लिम पक्षकार चाहते हैं कि वक्फ संशोधन कानून के अमल पर फौरन रोक लगा दी जाए। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ये कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट नए वक्फ कानून पर तुरंत रोक लगा दे, लेकिन सीजेआई ने उनकी मांग नहीं मानी। सिब्बल और सिंघवी की तमाम दलीलें धरी की धरी रह गईं। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। इस बार तुषार मेहता की चतुराई से वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई अंतरिम आदेश नहीं आया और सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने
एसजी मेहता की बातों से ऑन रिकॉर्ड रखते हुए मामले की सुनवाई के लिए 5 मई की तिथि तय कर दी। वहीं अब जिस तरह से पहले दाऊदी बोहरा समाज और अब पसमानदा मुस्लिम समाज ने भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है, उससे अब सिब्बल और सिंघवी के लिए ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग इस कानून के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी तब केंद्र सरकार ये कहेगी कि सिब्बल और सिंघवी जो दलील दे रहे थे ये कानून असंवैधानिक है और मुस्लिम समाज के लोग इससे नाराज हैं, लेकिन असल में तो कुछ और ही हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग तो खुलकर कानून का समर्थन कर रहे हैं। देश में नए वक्फ कानून को लेकर घमासान जारी है। इस मामले में अब सुप्रीम सुनवाई हो रही है। वहीं इस बीच दिल्ली में जो हुआ है उससे राजनीतिक खबर में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैरान रह गए हैं। वहीं बीजेपी के विरोधी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की हालत टाइट है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली में उनको किसकी नजर लग गई है। जिस दिल्ली ने उन्हें भारतीय राजनीति की फलक तक पहुंचाया, चर्चा के केंद्र में लेकर आया, आज वही दिल्ली से हर मोर्चे से दुत्कारे जा रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली के भीतर आप पार्टी को हर कोई नकार रहा है। पहले लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली, फिर विधानसभा में आउट हुए और अब तो बीजेपी के सामने सरेंडर भी कर दिया है। हार से अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। जो अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे थे कि मोदी जी उन्हें दिल्ली में इस जन्म में तो हरा ही नहीं सकते हैं, वो अब हार ही नहीं रहे हैं, बल्कि दिल्ली से पूरी तरह से साफ हो गए हैं। लगता है कि वो समझ गए हैं कि बीजेपी से मुकाबला करना उनके लिए काफी मुश्किल है। यानी कि अब तय हो गया है कि दिल्ली के भीतर अब आप पार्टी बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाएगी। दर्शकों, आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली मेयर चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पार्टी ने इस फैसले के पीछे बीजेपी द्वारा गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को बताया है। लेकिन जो पार्टी दिल्ली के साथ साथ देश के कई राज्यों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती है, वो आखिर दिल्ली के मेयर चुनाव से पीछे क्यों हट रही है? जानकारों की माने तो आप पार्टी डर गई है। आप पार्टी जानती है कि बीजेपी को हराना संभव नहीं है, इसलिए पार्टी हार और संभावित क्रॉस वोटिंग से होने वाली किरकिरी से बचना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद एमसीडी में भी अपनी स्थिति कमजोर देखी। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि पार्टी के पास एमसीडी में मेयर चुनाव जीतने के लिए पार्षद नहीं है। खबर के मुताबिक आप पार्टी को ये आशंका है कि कुछ पार्षद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे न केवल हार होगी बल्कि पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। आप पार्टी का यह फैसला 2027 में होने वाले एमसीडी चुनाव को ध्यान में रख कर लिया गया माना जा रहा है। पार्टी का मानना है कि मेयर चुनाव में हार से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट सकता है, जिसका असर भविष्य में होने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। इसके बजाय आप पार्टी ने बीजेपी पर हमला तेज करने की रणनीति बनाई है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि बीजेपी एमसीडी चुनाव में गड़बड़ी की और पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की। वहीं आम आदमी पार्टी के इस फैसले से एमसीडी में भी बीजेपी की वापसी तय है। पार्टी का ये कदम दिल्ली में बीजेपी को ट्रिपल इंजन सरकार का रास्ता साफ करता है। आप पार्टी का मेयर चुनाव से हटना पार्टी के सामने मौजूद चुनौतियों को भी उजागर करता है। संख्या बल की कमी, क्रॉस वोटिंग का डर और हार की आशंका ने आप पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। वहीं आप पार्टी के पीछे हटने के बाद कांग्रेस ने मौके को भुनाते हुए अपनी राजनीतिक चालें चल दी है। कांग्रेस ने वरिष्ठ पार्षद मनदीप सिंह को मेयर और युवा नेता अरीबा खान को डिप्टी मेयर पद के लिए मैदान में उतारकर एक तीर से कई शिकार साधने की कोशिश की है। एक तरफ उसने बीजेपी के सामने सीधे सीधे खड़ा होकर यह संकेत दिया है कि अब दिल्ली में मुख्य विपक्षी कांग्रेस है, वहीं दूसरी ओर उसने आप के लिए स्थिति और बेहद असहज कर दिया है। आप पार्टी के मैदान से हटने के बाद कांग्रेस ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा है जिसमें मतदान से दूरी को बीजेपी की मदद के रूप में पेश किया जाएगा। अगर आप पार्टी चुनाव में भाग नहीं लेती है तो कांग्रेस उसे बीजेपी की बी टीम बताने से पीछे नहीं हटेगी। यह दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस जानती है कि दिल्ली की सत्ता में वापसी तभी संभव है जब आम आदमी पार्टी का आधार कमजोर हो। पिछले 12 साल में आप पार्टी के उदय के बाद कांग्रेस लगातार दिल्ली की राजनीति के हाशिए पर चली गई है। उधर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि वो अगर कांग्रेस का समर्थन करती है तो अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को ताकत देगी, और अगर समर्थन नहीं करती है तो बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप झेलने को तैयार रहना होगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी न घर के रही न घाट के। दर्शकों, देश के भीतर एक बहस पहले से चल रही थी कि क्या न्यायपालिका विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। इसको लेकर कई तरह के मत हैं,
जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने ये भ्रांति फैलाने की कोशिश की थी कि अगर बीजेपी और उसकी सहयोगी जीती तो संविधान बदल जाएगा, ऐसा ही बयान देकर विपक्ष ने कुछ सीटें ज्यादा पाली। और फिर अब बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान ने विपक्ष को भ्रम वाली राजनीति करने का एक और मौका दे दिया है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी का निशिकांत दुबे के बयान से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कांग्रेस और विपक्ष फिजूल की राजनीति कर रही है। विपक्ष के चहेते वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया है कि अगर फैसला सरकार के पक्ष में नहीं होता है तो क्या न्यायपालिका पर हमला करना जायज है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से बिना देर किए दुबे पर अवमानना की कार्रवाई चलाए जाने की अनुमति देने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी टिप्पणी की है। वहीं फिर से निशिकांत दुबे ने एक और बड़ा खुलासा कर चौंका दिया है। दरअसल न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को लेकर जारी बहस के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक और बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस राज के कारनामे को सामने लाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि क्या आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांजू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। इसके साथ निशिकांत दुबे ने कांग्रेस काल के एक और कारनामे का खुलासा करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के संविधान बचाओ की एक और मजेदार कहानी। असम में बहरुल इस्लाम साहिब ने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने उन्हें 1962 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। 6 साल बाद दोबारा 1968 में राज्यसभा का सदस्य सेवा भाव के लिए बनाया। इनसे बड़ा चमचा कांग्रेस को नजर नहीं आया। राज्यसभा से बिना इस्तीफा दिलाए हाईकोर्ट का जज 1972 में बना दिया। फिर 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। बेचारे 1980 में रिटायर हो गए, लेकिन ये तो कांग्रेस है। जनवरी 1980 में रिटायर हुए जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। 1977 में इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगे सभी भ्रष्टाचार के केस इन्होंने तन्मयता से खत्म कर दिया। फिर खुश होकर कांग्रेस ने इन्हें 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर कांग्रेस के राज्यसभा का तीसरा सदस्य 1983 में ही बना दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वहीं निशिकांत दुबे की ओर से किए गए खुलासे के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में ये खबर सुर्खियों में है। वकालत की डिग्री न होते हुए भी सर्वोच्च न्यायिक पद पर बिठाए जाने को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि जब वांचू ने कानून की पढ़ाई ही नहीं की तब उन्हें उच्च न्यायिक पदों पर कैसे नियुक्त किया गया। खुलासे के बाद संविधान बचाओ का नारा लगाने वाली कांग्रेस लोगों के निशाने पर है। लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि निशिकांत जी इसी तरह परत एवं परत दर इनको खोलते रहिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। वहीं इससे पहले निशिकांत दुबे ने देश की सर्वोच्च अदालत और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर सवाल उठाया था। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि देश में धार्मिक और गृह युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। हालांकि बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया है। वहीं निशिकांत दुबे के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई ने 2 बार एक ही कमेंट किया जो इस मामले से जुड़ा हुआ है। पहला कमेंट पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर था। दूसरा कमेंट OTT को लेकर याचिका पर था जिसमें एडल्ट कंटेंट रोकने की मांग की गई थी। दोनों सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने कहा कि हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। जस्टिस BR गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे और 14 मई को शपथ लेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर भारत के संविधान में निर्धारित शासन व्यवस्था के ढांचे के भीतर न्यायपालिका की भूमिका और उसकी सीमाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि संसद सर्वोच्च है और प्रतिनिधि ये तय करने का अंतिम अधिकार रखते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है। वहीं निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर आप दर्शक क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें